वेलकम टू द वेब सीरीज़ योर साइक फ्रेंड। मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। इसका मतलब है नशे की बीमारी। तो आज के टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे नशे की बीमारी असल में होती क्या है, वो किस तरीके से होती है और उसको किस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं और फिर किस तरीके से उसका इलाज किया जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं आसपास के अपने वातावरण में कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो नशा करते हैं, जिसमें तंबाकू है, शराब है, गांजा है, अफ़ीम है, नींद की गोलियां हैं, कोकेन है और भी कई प्रकार के नशे जो है लोग करते हैं। तो क्या वो किसी नशे की बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर वो एक चीज़ है कि जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और कुछ टाइम बाद लेना बंद कर देते हैं, या फिर वो लगातार जीवन में लेते रहते हैं, जिससे कोई परेशानी होती है या नहीं होती है। तो यही जो है आज की लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की क्या है ये। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नशे की बीमारी को एक एडिक्शन वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो एडिक्शन का क्या मतलब होता है? तो जो एडिक्शन की डेफिनेशन है वो है द रिपीटेड एंड इंक्रीज यूज ऑफ अ सब्सटेंस, द deprivation of which give rise to symptoms of distress and an irresistible urge to use the agent again and which leads to physical and mental deterioration। इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई नशा इंसान अगर कर रहा है और उसको वो बार बार कर रहा है और उसको लेने से उसको फिजिकल मतलब शारीरिक परेशानी आ रही है या फिर उसको मानसिक परेशानी आ रही है, तो ये जो है एडिक्शन की डेफिनेशन है। अगर हम इसके और डेप्थ में जाते हैं, अगर हम अंदर और समझने की कोशिश करते हैं, जो मेडिकल साइंस की कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं, टर्म्स जो हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वो कितना गंभीर है। तो एडिक्शन के बाद एक वर्ड आता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का अगर हम इंग्लिश में देखें कि क्या उस आदत बन चुकी है उस नशे की, तो डिपेंडेंस की जो डेफिनेशन है वो ये बताती है कि द रिपीटेड यूज़ ऑफ अ ड्रग और केमिकल सब्सटेंस विद और विदाउट फिजिकल डिपेंडेंस। तो कोई भी रिपीटेड यूज़ ऑफ अ ड्रग, कोई भी रिपीटेड यूज़, बार बार उसको इस्तेमाल कर रहा है किसी केमिकल सब्सटेंस का, विद और विदाउट फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब होता है कि जिसकी वजह से नशे के सेवन की वजह से एक फिजियोलॉजिकल स्टेट जो है इंसान के अंदर बदल जाता है, और शरीर का और दिमाग का। और जब उसको बंद करता है, नशा लेना, उस सब्सटेंस को लेना बंद करता है, उसके बाद से एक स्पेसिफिक सिंड्रोम डेवलप होता है। इसका मतलब कि जब इंसान नशा लेता है तो उसको कुछ अजीब सा एक शारीरिक या मानसिक एक उसका प्रभाव महसूस होता है, और जब वो उसको लेना बंद कर देता है तो भी उसको एक अजीब सा शारीरिक मानसिक प्रभाव उस नशा ना लेने की वजह से महसूस होता है, जिसकी वजह से एक बीमारी का जो है पैदा होना शुरू होता है। तो ये होता है डिपेंडेंस। हार्मफुल यूज़ के अंदर जो उसकी डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि इट इज़ अ यूज़ ऑफ अ ड्रग इन अ मैनर दैट डेविएट्स फ्रॉम अप्रूव्ड सोशल और मेडिकल पैटर्न्स। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी ड्रग कोई इंसान अगर यूज़ कर रहा है तो वो सोशल जो नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाता है, उसको मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको भी वो नज़रअंदाज करके वो नशे का सेवन कर रहा है। लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कर रहा है कि उसको पूरा डिपेंडेंस हो गया है, कि उस पर एकदम डिपेंडेंट हो गई है उसकी लाइफ, की उसके बिना वो काम नहीं कर पाएगा। तो डिपेंडेंस जितना गंभीर भी नहीं है और लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, तो वो हार्मफुल यूज़ कहलाता है। फिर उसके बाद आता है एक टर्म मिस यूज़। तो मिस यूज़ यूजुअली अप्लाइज टू ड्रग पर्सनलाइज्ड बाय फिजिशियन दैट आर नॉट यूज प्रॉपरली। तो जैसे ही कोई दवाइयाँ कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मरीज़ जो है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगता है, उसको नशे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। जैसे नींद की दवाइयाँ होती हैं, एंजाइटी की दवाइयाँ होती हैं, इसको जो है मरीज़ जो है अपने मज़े के लिए यूज़ करने लगता है और वो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाता है। तो ये भी जो एक प्रकार का नशा है जिसको मिसयूज़ कहा जाता है। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन को अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसमें ये डिफाइन है कि अ रिवर्सिबल सिंड्रोम कॉज्ड बाय स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेंटल फंक्शन लाइक मेमोरी, ओरिएंटेशन, मूड, जजमेंट एंड बिहेवियरल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। तो कोई भी नशा करने की वजह से इतना ज़्यादा नशा कर लिया कि जिसकी वजह से मेमोरी में प्रॉब्लम आ रहा है, ओरिएंटेशन उसका ठीक नहीं है, उसका मूड जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, जजमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या सही है क्या गलत है, उसका बिहेवियर गलत हो रहा है, सोसाइटी में लोगों को उससे परेशानी हो रही है, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहा है। तो ये होता है इंटॉक्सिकेशन। विथड्रॉल जो टर्म है उसके अंदर जो हम देखते हैं कि सब्सटेंस स्पेसिफिक सिंड्रोम दैट अकर्स आफ्टर स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द ड्रग और सब्सटेंस दैट हैज़ बीन यूज रेगुलरली ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि एक सब्सटेंस स्पेसिफिक सिंड्रोम डेवलप होता है किसी दवाई या नशे की चीज़ को लेने के बंद करने के बाद।
तो जब उसको वो लंबे समय तक रेगुलरली लेता है और काफ़ी सालों तक लेता है या महीनों तक लेता है, तो उसके बाद उसके शरीर में जो है कुछ बदलाव आ जाते हैं, उसके जो है दिमाग में बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर थिंकिंग में प्रॉब्लम आती है, उसके फीलिंग्स में प्रॉब्लम आती है और बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है, जिसको विड्रॉल भी कहा जाता है। इसके बाद टर्म्स आते हैं को डिपेंडेंस, एनेबलिंग एंड डिनाइल। तो ये को डिपेंडेंस, इनेबलिंग एंड डिनाइल जो है, इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसको अगर ब्रीफ में अगर हम देखना चाहें तो ये फैमिली मेम्बर्स या उन लोगों के लिए है कि जो नशे की परेशानी को समझते नहीं हैं कि एक बीमारी है, और वो जो लोग उनके घर में नशा कर रहे हैं उनको बढ़ावा देते हैं एक प्रकार का, और उनका इलाज भी नहीं कराते हैं, और ये समझते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ है जिसकी इलाज कराने की या इसको बीमारी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उसी वजह से फैमिली मेम्बर नशे की गिरफ्त में आता चला जाता है और वो ज़िंदगी भर नशा करता है, जिसकी वजह से उसकी कई बार जो है मौत भी हो सकती है। तो ये जो है टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि स्टार्टिंग से कि एडिक्शन क्या होता है, डिपेंडेंस क्या होता है, हार्मफुल यूज़ क्या है, मिसयूज़ क्या है, विथड्रॉल क्या है और इंटॉक्सिकेशन क्या है। तो यही जो है हम टर्म्स यूज़ करते हैं अपने मानसिक रोग की बीमारियों में भी और नशे की बीमारी में, और जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है हम क्लासीफाई करते हैं और फिर उसका हम इलाज करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी समझना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था, जिससे ये पता चले कि एक्चुअल में इन टर्म्स का मतलब क्या होता है जो हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। तो जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं जो नशा करते हैं, हम अपने कंट्री की बात करेंगे, सिर्फ इंडिया की, तो न्यू दिल्ली एम्स में जो है NDDTC एक डिपार्टमेंट ने नेशनल सर्वे किया 2018-19 में, पता लगाने के लिए कि इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जो नशा करते हैं और किस प्रकार का नशा करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल जो है तकरीबन 14.6% ऑफ पीपल इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 ईयर्स, तो जिसका मतलब है तकरीबन 16 करोड़ लोग जो हैं ऑल ओवर द कंट्री अल्कोहल पीते हैं। तो ये जिससे पता चलता है कितना ज़्यादा एक रेशो है पॉपुलेशन का, वो जो है अल्कोहल कंज्यूम करता है हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन की बात करें तो 17 टाइम्स जो है मेल्स में ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू फीमेल्स। तो मेल्स ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं रिलेटेड टू फीमेल्स के। अगर हम देखें कि कितने लोग बीमारी से ग्रसित हैं अल्कोहल पीने की, मतलब या तो फिर जिनके अंदर हार्मफुल यूज़ है जिसकी वजह से सोशल और मेंटल डिस्फंक्शन होता है लोगों के अंदर, या फिर डिपेंडेंस है, तो तकरीबन 5.2% इंडियंस हार्मफुल यूज़ या डिपेंडेंस से जो है ग्रसित रहते हैं, जो कि एक बीमारी है नशा करने की। तो जो आबादी में अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 5 to 7 करोड़ से। अब अगर हम देखें अल्कोहल के बाद सेकंड नंबर पर टोबैको का ओवरऑल प्रेवलेंस जो है टोबैको यूज़ इंडिया में 34.6% है। 34.6 मतलब परसेंट, मतलब कि 100 में से तकरीबन 34 से 35 लोग जो हैं तंबाकू किसी ना किसी प्रकार से यूज़ करते ही हैं। इसमें जो 20.6% की जो पॉपुलेशन है वो स्मोकलेस टोबैको का यूज़ करती है, मतलब जो गुटखा है या खैनी है या जो चबाने वाले जो टोबैको है जिसमें धुआं नहीं निकलता है, या फिर अगर हम देखें कि जो स्मोक्ड फॉर्म ऑफ टोबैको है, तकरीबन 8.7% आबादी स्मोक टोबैको जो बीड़ी और सिगरेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और 5% जो हैं वो दोनों प्रकार के यूज़ करते हैं, मतलब कि वो स्मोकलेस टोबैको तंबाकू गुटखा चबाने वाला यूज़ करते हैं या फिर स्मोकिंग, दोनों चीज़ें करते हैं वो। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारी जो है तंबाकू का सेवन करती है इंडिया के अंदर में। वहीं अगर हम कैनबिस को देखें, जो कि गांजा, भांग या चरस जिसको कहा जाता है अपनी लैंग्वेज में, तो तकरीबन 2.8% ऑफ इंडियंस जो हैं कैनबिस के प्रोडक्ट्स जो है यूज़ करते हैं, और वो 12 मंथ्स के अंदर पाया गया है कि 2.8% जो है आबादी जो है गांजे का या कैनबिस का इस्तेमाल करती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैनबिस का फॉर्म है वो भांग है। भांग जैसे कि आपने सुना होगा, जिसको दूध वगैरह में मिला करके पिया जाता है जिससे नशा होता है, और जो एक दूसरा फॉर्म होता है वो गांजा या चरस के फॉर्म में होता है जिसको स्मोक किया जाता है। तो भांग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है बनस्बत गांजे के या चरस के, लेकिन ओवरऑल अगर उसका देखा जाए पूरा मिला करके तो 2.8% का जो है पॉपुलेशन जो है इंडिया में गांजे का इस्तेमाल या कैनबिस का इस्तेमाल करती है। अब अगर हम देखें उसके बाद ओपियोइड मतलब अफीम का, तो ओवरऑल प्रेवलेंस जो है अफीम के इस्तेमाल का 2.06% है। इसमें जो सबसे ज़्यादा अफीम जो है यूज़ होता है नशे के लिए वो होता है हेरोइन।
हेरोइन जो है तकरीबन 1.14% जो है आबादी यूज़ करती है। उसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल ओपियोइड, मतलब जो दर्द की गोलियां जो होती हैं वो जो है इस्तेमाल होता है नशे में, तकरीबन 0.96% जो है आबादी जो इस्तेमाल कर, 0.96 भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, मतलब 1% की आबादी जो इंडिया में जो है नींद जो इसकी गोलियां होती हैं दर्द की वो यूज़ करती हैं। और उसके बाद जो दूसरे तरह के अफीम के जो होते हैं, स्मैक होता है, वो सब यूज़ होता है, वो तकरीबन 0.5% है। उसके बाद जो आता है वो सेडेटिव हिप्नोटिक्स का आता है, जो कि नींद की गोलियां होती है। तो इंडिया में तकरीबन 1.08% जो है लोग जो है नींद की गोलियों का या फिर जो घबराहट की, एनजाइटी की गोलियां होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, या क्या बोलते हैं डॉक्टर्स नहीं भी देते हैं तो किसी मरीज़ के लेकर के खाना शुरू कर देते हैं। तो वो भी जो है तकरीबन 10 से 75 साल के उम्र के लोगों के अंदर देखा जाता है, और तकरीबन 1.08% की आबादी जो है उसका सेवन करती है, जिसका मतलब तकरीबन 1.18 करोड़ की पॉपुलेशन जो है उसका यूज़ कर रही है इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें कोकेन का, तो कोकेन का प्रेवलेंस काफ़ी कम है अगर कंपैरिजन करें तंबाकू, शराब या जो अफीम के बनिस्बत। तो 0.1% जो है पॉपुलेशन जी इसका जो है यूज़ करती है। और उसके बाद जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, हेलुसिनोजन होते हैं, उसका भी अगर देखें तो 0.1% या 0.18% जो ही यूज़ होता है ओवरऑल पॉपुलेशन में। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो सेवन होता है नशे का, तो वो निकोटीन का होता है। उसके बाद जो है अल्कोहल का है, और उसके बाद कैनबिस और ओपीएम का जो है यूज़ जो है इंडिया के अंदर लोग करते हैं। अगर हम इटियोलॉजी में देखें कि कारण क्या है सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का, तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स का रोल देखा गया है। जैसे कि हम पूरे मानसिक रोगों में देखें कि बायोसाइको सोशल मॉडल, जैसे मैंने अपने आप को मेंटल डिसऑर्डर्स के लेक्चर में बताया था कि एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी मानसिक रोग को पैदा करने के लिए। तो वैसा ही नशे की बीमारी में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क देखने में आता है दूसरों से, क्योंकि जो मेन फैक्टर्स पाए गए हैं कि जिससे इंसान नशा करना शुरू करता है, उसमें सबसे पहला तो ड्रग अवेलेबिलिटी है, कि वो जो चीज़ जिसका वो सेवन कर रहा है वो उसको अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा आता है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, कि जो उसकी सोसाइटी में जहाँ वो रहता है, कम्युनिटी में, वहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्टेड है कि नहीं। अगर हम देखें कि तंबाकू लोग इसलिए खा रहे हैं क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा उससे। कोई अल्कोहल पी रहा है तो वो सोशली एक्सेप्टेबल है, लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई पीता है कि नहीं पीता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। तीसरा अगर हम देखें तो पीयर प्रेशर मतलब जो उसके आसपास के उसके दोस्त हैं या भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो जो है उस पर एक प्रेशर बनाते हैं, या वो उसको मोटिवेट करते हैं कि ये तुमको पीना चाहिए, इससे तुम्हें जो है अच्छा लगेगा, या कोई भी प्रकार का एक जो है चेंज जो है महसूस होगा। तो एक पीयर प्रेशर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पाया गया है, जो कि ड्रग के एक्सपेरिमेंटेशन से शुरू होता है कि ये पीने से या उसको सेवन करने से उसको कैसा लगता है। उसके बाद अगर कुछ फैक्टर देखें तो पर्सनालिटी एक जो है क्या होती है, जैसे कि इंसान जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी एक पर्सनालिटी बनती है। तो वो किस तरीके से अपने आप को कैरी करता है, वो कैसे जो है अपने समाज में उसको परसीव करके अपने आप को प्रेजेंट करता है, जिसको पर्सनालिटी कहा जाता है। तो कुछ लोगों की अलग रास्ते पे पर्सनालिटी, एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है, उसके अंदर नशा करने की जो है प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो एक वो फैक्टर होता है। फिर एक इंडिविजुअल बायोलॉजी भी होती है, जिसमें उसके दिमाग का एक जो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी ऐसी बनावट होती है कि वो नशे की तरफ बहुत आसानी से चला जाता है। और अगर वो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट से वो नशा करता है तो वो जो है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आने की वजह से उसको रेगुलरली लेना लगता है वो। तो ये जो है एक इंडिविजुअल बायोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। तो कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे आपको बताया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स एक रोल प्ले करते हैं किसी इंसान के जीवन भर के नशे के लिए, या उसको एक नशे की बीमारी पैदा करने के लिए। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक जो फैक्टर प्ले करता है वो है लर्निंग एंड कंडीशनिंग। लर्निंग एंड कंडीशन के अंदर हम एक प्रकार का एंटीसीडेंट बिहेवियर इंसान डेवलप करता है किसी ड्रग के लेने के बाद से, जिसकी वजह से कोई अगर उसकी ज़िंदगी में कोई पेन है, कोई एंजाइटी की परेशानी या डिप्रेशन है, वो जो है उस ड्रग के लेने की वजह से वो ठीक हो जाता है, टेम्परेली कम हो जाता है। तो इसकी वजह से एक लर्निंग होती है कि इंसान सीख लेता है एक चीज़ कि अगर मैं ये नशा कर रहा हूँ तो मुझे ये परेशानी नहीं हो रही है। तो इससे की वजह से एक बिहेवियर डेवलप होता है, जो कि एक बार बार एक रेपिटेटिव नशे को लेकर के उस इंसान को प्रोत्साहित करता है कि उसको लेना चाहिए। तो एक ये लर्निंग हो जाती है इंसान की, जिसकी वजह से वो इंसान लेने लगता है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो भी उसको मोटिवेट करते हैं, तो उससे भी उसकी लर्निंग होती है। वो देखता है कि हाँ भाई मेरे आसपास में लोग, मेरे फैमिली, मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरे भाई करते हैं,
या मेरे दोस्त हैं वो करते हैं, तो उससे भी उसकी एक लर्निंग होती है, सीखता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो देखता है तो उसकी लर्निंग ऑटोमेटिकली होने लगती है, तो जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये चीज़ ठीक है और मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये भी एक तरह का नशे का प्रोत्साहन देता है, जिसकी वजह से जो है इंसान नशा करना बार बार शुरू कर देता है। उसके बाद एक तरह का जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। जेनेटिक बैकग्राउंड में देखा गया है कि जो ट्विन स्टडीज़ होती हैं कि भाई दो बच्चे अगर पैदा हुए हैं, जुड़वा हैं, तो उसमें कैसा रहा है, जीन्स का जो है इंटरेक्शन रहता है कि नहीं नशे के परेशानी के अंदर, तो वो देखा गया है कि उनके अंदर डोपामिन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से एक प्लेजर मिलता है नशा करने के बाद में, शुरू करने के बाद, वो जो है बच्चों में ज़्यादा मिलता है जिनके जेनेटिक बैकग्राउंड रहता है नशे का। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई पेरेंट्स अगर कोई नशा करता है तो फिर बच्चे के अंदर नशा करने की प्रवृत्ति जो है ज़्यादा रहती बनिस्बत कॉमन पॉपुलेशन के। तो एक जेनेटिक फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नशे की बीमारी होने के अंदर। उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है, जैसे सारे मानसिक रोगों में रहता है, इसके अंदर भी रहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल भी पाया जाता है, जिसमें डोपामीन और गाबा सिस्टम जो है ये ज़्यादा रोल प्ले करता है नशे की बीमारी के अंदर। तो जिसमें एक ब्रेन का एरिया होता है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होता है, जिससे लिम्बिक सिस्टम में और न्यूक्लियस अकम्बेंस एक पाथवे होता है, उसके अंदर जो है नर्व्स जो हैं जाती हैं, तो जहाँ पे डोपामिन रिलीज़ होता है कोई भी नशे का सेवन करने के बाद, जैसे तंबा सिगरेट पीने के बाद, अल्कोहल लेने के बाद, जिससे प्लेजर महसूस होता है, तो अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है टेम्पररी। तो और उसके बाद में जो है वो डोपामिन वहाँ रिलीज़ होता है और फिर जो है उसको प्लेजर महसूस होता है। तो ये एक पूरा पाथवे है जो पूरा रोल प्ले करता है नशे के अंदर। तो बार बार वो इंसान उसको करता रहता है नशे को और उसको वो टेम्पररी प्लेजर मिलता रहता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का है। तो ये मेन जो है कारण टियोलॉजी में आपको जो बताया गया कि एक लर्निंग कंडीशनिंग होता है, दूसरा जेनेटिक फैक्टर है और एक ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल। तो ये मेन जो है एक ब्रॉड ब्रीफ में था एक इटियोलॉजी कारण के बारे में कि नशे की बीमारी इंसान के अंदर क्यों हो जाती है। अगर हम कोमॉर्बिडिटीज़ को देखें कि और कौन कौन से मानसिक रोग होते हैं नशे की बीमारी के अंदर, तो तकरीबन 50% जो नशे के आदी होते हैं, अल्कोहल के या कोकेन के या अफीम के, उनके अंदर ये पाया गया है कि उनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ जो है ज़्यादा रहती हैं। तकरीबन 35 से 60% जो होते हैं जो नशे की बीमारी जिनको होती है, वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के भी शिकार होते हैं। तो जिसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी मतलब कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो लाइफ अपने तरीके से जीते हैं, उनको दो लोगों को तकलीफ़ देने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी उनको कहा जाता है। तो ये तकरीबन 35 से 60% नशे से जो लोग ग्रस्त होते हैं उनके अंदर ये मिलता है। अगर हम डिप्रेशन और सुसाइड की अगर हम बात करें तो ये नशे की बीमारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और जो 50% आबादी है जो अफ़ीम का सेवन करती है, और जो 40% तकरीबन जो अल्कोहल का सेवन करती है, उनके अंदर लाइफ में पाया गया कभी ना कभी डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी होता है, जिसकी वजह से वो कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। और जो लोग नशा लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं उनके अंदर देखा गया है कि 20 टाइम्स चांसेस जो है सुसाइड के ज़्यादा रहते हैं रैदर दैन जनरल पॉपुलेशन। तो वो लोग भी सुसाइड करने के ज़्यादा प्रोन होते हैं जिनके अंदर नशे की परेशानी होती है। एक डेटा ये भी मिला है कि तकरीबन 15% जो लोग होते हैं जो अल्कोहल का यूज़ करते हैं, वो कमिट कर लेते हैं सुसाइड, तो अपना जीवन इसी तरीके से ख़त्म कर लेते हैं सुसाइड करके, शराब के नशे के साथ में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नशे की परेशानी है उसके साथ में सिर्फ हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम और हमारे घर में फैमिली में प्रॉब्लम नहीं होती, इंसान की जीवन को भी काफ़ी खतरा रहता है, जिसकी वजह से सुसाइड भी कर लेता है कई बार वो, या फिर डिप्रेशन में जा कर के जो है उसका जीवन भी ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ हमें पता चलती है कोमॉर्बिडिटीज़ की, मानसिक रोग की, नशे की परेशानी के साथ में। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन की, जो ICD-10 हमको बताता है क्लासिफाई करने के लिए नशे की बीमारी को लेकर के। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट इंटॉक्सिकेशन को। चार चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसमें एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, हार्मफुल यूज़, डिपेंडेंस और विथड्रॉल। अगर हम ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन को देखें कि नशे की बीमारी में किस तरीके से किया जाता है, तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम आने के बाद में फॉर्मल ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट भी जो है नशा छोड़ देते हैं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, और वो नशे को रिकग्नाइज़ करते हैं और वो नशा छोड़ना शुरू कर देते हैं और वो नशे से फ्री हो जाते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको लेस सीवियर नशे की परेशानी होती है, जैसे कि निकोटीन है, तंबाकू की सेवन की परेशानी, जैसे कि किसी को कभी कभी खाने की है, तो उसमें क्या होता है कि ब्रीफ इंटरवेंशन देते हैं बनिस्बत इंटेंसिव ट्रीटमेंट के। जैसे हमने निकोटीन रिप्लेसमेंट किसी मरीज़ को दिया
और हमने उसको और तरीके बताए कैसे उसको छोड़ा जा सकता है, तो उसके बाद भी वो छोटे मोटे लेवल का नशा जो है, जो काफ़ी कभी कभी करता है, उसको वो छोड़ सकता है। जिस मरीज़ को डिपेंडेंस रहता है, मतलब जिसको डिपेंडेंस है या किसी को विड्रॉल आ रहा है या इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, तो उस मरीज़ के अंदर जो है थोड़ा सा इंटेंसिवली उसको ट्रीट करना पड़ता है। उसके अंदर हम लोग दोनों तरह की थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, जिसको साइकोलॉजिकल थेरेपी भी यूज़ करते हैं और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी यूज़ करते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ जो है मोस्टली अल्कोहल डिपेंडेंस, ओपियोइड डिपेंडेंस, और कई बार जो सीवियर फॉर्म ऑफ निकोटीन डिपेंडेंस होता है उसके अंदर भी जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे मरीज़ को कई बार एडमिट करना पड़ता है और फिर एडमिट करने के बाद में उसके विड्रॉल सिम्टम्स ट्रीट करते हैं और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस को भी प्लान करते हैं और रिलैप्स प्रिवेंशन भी करते हैं। तो इंटेंसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसको गंभीर तरह की नशे की परेशानी होती है। अगर कम गंभीर परेशानी है तो वो आसानी से ठीक भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा इलाज लेकर के भी ठीक हो सकता है। अगर जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, तो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इंडिविजुअल थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है और रिलैप्स प्रिवेंशन है। ये जो है हम मेनली यूज़ करते हैं नशे की परेशानी को ख़त्म करने के लिए, नशा छुड़वाने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक अल्कोहल एनोनिमस एक करके ग्रुप होता है कि जो अल्कोहल डी एडिक्शन में यूज़ होता है। एक प्रकार की ग्रुप थेरेपी होती है जिसमें मरीज़ दवाइयाँ लेने के साथ में जो है ग्रुप बनाया जाता है। जो लोग नशा करते हैं या नशा छोड़ चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो उन्होंने किस प्रकार से अल्कोहल छोड़ा या क्या क्या उन्होंने चीज़ें अपनाए, जैसे रिलीजियस कुछ प्रैक्टिस अपनाया उन्होंने, या उन्होंने कोई और कुछ स्पोर्ट्स उन्होंने अपनाया, या कोई और उन्होंने चीज़ शुरू करी जिसकी वजह से उनको नशे से दूरी करने में काफ़ी आसानी हुई। तो ये लोग शेयर करते हैं और वो फिर ग्रुप में और दूसरे लोगों को भी जिससे हेल्प मिलता है वो लोग भी उसको शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रुप जो है काफ़ी फेमस है, ये आपने सुना होगा, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है नशे को छोड़ने के लिए मरीज़ का हम लोग हेल्प करते हैं। अगर एडिक्टिव बिहेवियर की बात करें, तो एडिक्टिव बिहेवियर जो होता है, कोई भी नशे की बीमारी एकदम से ठीक नहीं होती है। इसको एक पूरा छोड़ने का एक प्रोसेस होता है, पूरा एक तरीका होता है और वो लंबे टाइम तक फॉलो करना पड़ता है। और ये जो बिहेवियर होता है इसको कम से कम साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं पूरे तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करने में। और इसमें हम एक पूरा एक प्रोसेस होता है जो कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि कुछ स्टेजेस होती हैं जिससे मरीज़ गुजरता है और फिर जो है उसकी परेशानी ठीक हो जाती है। जैसे एक प्री कंटेम्पलेशन स्टेज होती है, कॉन्टेम्पलेशन स्टेज होती है, प्रिपरेशन, एक्शन और मेंटेनेंस। ये 5 स्टेजेस होती हैं जिनसे मरीज़ गुजरता है जब वो नशा छोड़ना शुरू करता है। तो ये सब सारी स्टेजेस फुलफिल हो जाती हैं तो फिर नशा पूरे तरीके से मरीज़ की ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है। कुछ मरीज़ रिलैप्स भी करते हैं, उनको दोबारा से भी वो नशा करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर से पहली वाली स्टेज में आ जाते हैं। तो कई लोग ये पूछते हैं कि क्या नशा एकदम से छोड़ सकते हैं? तो नशा एकदम से छोड़ना जो है कई बार कर सकते हैं, लेकिन आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट में उसको लेकर के करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर खुद से छोड़ो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं छूट पा रहा है तो उसमें कंसल्ट करना या फिर एक डॉक्टर की सलाह लेना काफ़ी बेहतर रहता है। और ऐसा नहीं है कि कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, आप अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली छूटेगा। तो आज का जो लेक्चर था वो इन्हीं चीज़ों को लेकर था कि एक ब्रीफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, नशे की बीमारी क्या होती है। आने वाले लेक्चर्स में आपको ये बताएंगे कि अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर क्या होता है, उसको कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे उसको डायग्नोसिस बनाते हैं, कैसे उसको ट्रीट करते हैं। तंबाकू के यूज़ की बीमारी, गांजे के यूज़ की बीमारी और अफीम की यूज़ की बीमारी, ये सारी चीज़ों के अलग अलग लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कैसे इसको मरीज़ों को हम डील करते हैं। और इससे आपको भी सीखने को मिलेगा और अपने आसपास के लोगों को आप बता सकते हैं इसके बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जो है शेयर करें, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।